कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ यही हाल इस वक्त 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के हैं। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और 10 मार्च को परिणाम आने हैं। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल्स में उत्तराखंड से लेकर गोवा तक बहुत करीबी मुकाबला बताया जा रहा है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेसी नेता पिछली बार की बेइज्जती से बचने के लिए अभी से तैयारी करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सर्वे सर्वा प्रियंका गांधी अब जयपुर पहुंच चुकी हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस विधायकों को यहां शिफ्ट किया जा सकता है। इसीलिए प्रियंका यहां विधायकों को कांग्रेस के साथ सुरक्षित बनाए रखने पर चर्चा करेंगी। गौरतलब है कि 2017 में गोवा में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 17 सीटें हासिल की थीं, लेकिन भाजपा ने गठबंधन बनाते हुए राज्यपाल के पास पहुंचकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया था। गोवा में कुल 40 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 21 का आंकड़ा हासिल करना जरूरी है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि प्रियंका राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 10 मार्च को विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करने पहुंची हैं। प्रियंका के साथ राजीव शुक्ला भी जयपुर पहुंचे। दोनों कांग्रेसी नेताओं को रिसीव करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य लोग भी पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत में प्रियंका ने इसे भविष्य का मामला बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने जरूर काफी सोच समझकर वोट दिया होगा। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी से पूछा गया कि क्या भविष्य में कांग्रेस अन्य दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। इस पर प्रियंका ने कहा कि यह हालात पर निर्भर करेगा। वहीं पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि प्रियंका यहां पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बनने वाले हालात पर चर्चा करने पहुंची हैं। वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर नतीजों के बाद बनने वाले विभिन्न समीकरणों पर बातचीत करेंगी। बहरहाल एग्जिट पोल्स देखकर लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम इस बार फिर से दिलचस्प रहने वाले हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए बनारस सहित 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा वाकया हो गया जिसने समाजवादी पार्टी के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी। दरअसल वोटिंग के बीच ही एक सपा प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो को आजमगढ़ जिले का बताया जा रहा है। आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा के भीलमपुर छपरा पोलिंग बूथ पर सिटिंग विधायक और सपा उम्मीदवार डॉक्टर संग्राम यादव अपनी पार्टी के लिए बूथ के अंदर ही लोगों से वोट मांग रहे थे। उसी समय भाजपा व निषाद पार्टी समर्थित कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं भाजपा निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा पोलिंग बूथ में घुसकर लोगों से वोट मांगा जा रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सपा प्रत्याशी पोलिंग बूथ के अंदर जाकर मतदाताओं से उन्हें जिताने की अपील करते दिख रहे हैं। इसकी जानकारी जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। भाजपा ने सपा प्रत्याशी की इस हरकत की शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। वहीं मतदान केंद्र के अंदर जाकर वोटरों से सपा प्रत्याशी द्वारा मतदान करने का वीडियो भी किसी ने बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया। गौरतलब है कि चुनाव शुरू होने के बाद नेताओं के कई तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं। पिछले दिनों अमरोहा से लेकर कानपुर तक के सपा और भाजपा प्रत्याशियों के वीडियो वायरल हुए हैं। कभी किसी प्रत्याशी के बेतुके बयान का वीडियो वायरल हुआ तो किसी विधायक की चेतावनी का वीडियो वायरल हुआ। बहरहाल सपा की मुश्किलें इसके बाद अब और बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग अब की बार बहुत सख्त रहा है और उसने कई बार राजनीतिक दलों पर कार्रवाई भी की है। बहरहाल 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं और उसके लिए अभी से गहमागहमी बढ़ गई है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। किसानों के नाम पर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले राकेश टिकैत की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि जाटलैंड में ना तो राकेश टिकैत की नौटंकी का असर हुआ और ना ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव यानी जाट मुस्लिम गठजोड़ का। जिस जाट मुस्लिम गठजोड़ की बुनियाद पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी पटकथा राकेश टिकैत, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने मिलकर लिखी थी, बीजेपी की लहर ने एक झटके में उसे मटियामेट कर दिया। ना ही प्रियंका वाड्रा का खेल चला और ना ही मायावती कहां थी। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी बावजूद सबके पश्चिमी यूपी में नंबर 1 बनकर उभरी। पश्चिमी यूपी के पहले चरण की 58 सीटों पर हुए वोटिंग में बीजेपी को बढ़त मिली। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को 23 से 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कुछ एग्जिट पोल तो बीजेपी को पहले चरण में 49 सीटें तक दे रहे हैं। यानी वो इलाका जहां सपा और रालोद को काफी बढ़त की उम्मीदें थीं, उसे धक्का लगता दिख रहा है। या वही इलाका है जहां किसान नेता राकेश टिकैत का जाट और मुस्लिम के बीच खासा असर है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 28 से 32, सपा गठबंधन को 23 से 27, बीएसपी को 2 से 4, कांग्रेस को 0 सीटें जाती दिख रही हैं।
यहाँ कुल 58 सीटें हैं। चुनाव के दौरान चर्चा आम रही कि इस इलाके में किसान नेता राकेश टिकैत का खासा असर है और राष्ट्रीय लोकदल का भी इस इलाके पर बेपनाह असर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और रालोद को इस इलाके में भारी सीटें मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे इसको ठुकरा रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे ही वोटिंग के नतीजे निकले तो ये बात साफ हो जाएगी कि राकेश टिकैत के बीजेपी के बड़े विरोध का असर जमीन पर नहीं दिखा। पहले चरण वाले इलाके में 15% आबादी जाटों की है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, गुर्जर और दलित जाटों की भी भारी संख्या है। 2017 के चुनाव में इन 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। सपा के खाते में 2 सीटें गई थीं, बसपा को 2 सीटें मिली थीं और 1 सीट रालोद को मिली थी। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वक्त ज्यादा नहीं बीता जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ दारा सिंह चौहान आदि कुछ नेताओं के साथ बीजेपी छोड़कर निकल गए और अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए। जब यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी हंगामा मचने लगा। शरद पवार, संजय राउत से लेकर ममता बनर्जी तक ने बीजेपी के अंत की घोषणा कर दी। तर्क यह दिया कि मौर्य ओबीसी का बेताज बादशाह है। उनके जाने भर से ही सारे ओबीसी बीजेपी से नाता तोड़कर अखिलेश के साथ चले जाएंगे। लेकिन मौर्य ना तो बांसुरी वाला था और ना ही उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें कुछ पता हो। यही हाल ओपी राजभर का हुआ। पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन में कुछ सीटें क्या जीत ली, खुद को तोप साबित करने पर तुल गए। मौर्य से लेकर राजभर तक सारे नेता टीवी स्क्रीन पर तो चमकते रहे, लेकिन चुनाव मैदान में एक तरह से अखिलेश यादव के लिए सारे नेता खोटे सिक्के साबित हुए। एग्जिट पोल के नतीजे फिर से बीजेपी की सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं सपा 71 से 101 पर सिमटती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव और ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे बीजेपी से आए ओबीसी नेताओं के दम पर परिवर्तन का दावा कर रहे थे, आखिर वे सपा में कितने काम आए। एग्जिट पोल के मुताबिक ओबीसी समुदाय का सपा से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी को जाटों का 56% वोट मिला तो 21% जाटों और 52% गैर जाटों दलितों का साथ मिला है। इस तरह से ओबीसी को 67% वोट मिला तो 71% सामान्य वर्ग साथ रहा। बीजेपी को 60% कुर्मी, 70% ब्राह्मण, 73% ठाकुर वोट मिलने का अनुमान है। इतना ही नहीं, बीजेपी को 10 यादव वोट भी मिलता दिख रहा है। बीजेपी ने शानदार तरीके से घर में मची भगदड़ के बाद पिछड़े वोटर्स को मैनेज किया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जानती थी कि बिना पिछड़ी जातियों के वोट को साधे वह सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। इसी के चलते पार्टी ने 2017 चुनाव के पोस्टर लीडर रहे केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतार दिया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी प्रचार की कमान संभाली। केशव और स्वतंत्र देव की जोड़ी ने पिछड़ी जातियों के प्रभुत्व वाली सीटों पर जमकर मेहनत की और उसी का नतीजा एग्जिट पोल्स में दिख रहा है। केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं के प्रभाव वाली सीटों पर फोकस किया। स्टार प्रचारक के तौर पर केशव मौर्य और स्वतंत्र देव ने वैसे तो पूरे प्रदेश में प्रचार किया, लेकिन जिन क्षेत्रों में पिछड़े वोट निर्णायक क्षमता रखते थे वहां पर बीजेपी के ओबीसी नेताओं ने डेरा डाला और उन्हें साधने के लिए तमाम जत्न किए। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। वहीं यूपी में यादव और कुर्मियों के बाद ओबीसी में तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह मौर्य समाज का है। ओपी राजभर 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। राजभर की पार्टी को 8 सीटें मिली थी, इनमें से 4 पर उनकी पार्टी सुहेल देव समाज पार्टी ने जीत भी हासिल की थी। इसके बाद राजभर को योगी सरकार में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन बाद में उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद से ओपी राजभर लगातार योगी सरकार के खिलाफ हमलावर रहे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की, यहां तक कि यूपी में सपा गठबंधन की सरकार बनने के भी दावे किए। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन कर सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि अखिलेश यादव का गठबंधन उनके काम का नहीं निकला। नेता मिले, मंच पर चमके, कागजों पर गुड़ा भाग किया, लेकिन जब बारी वोट ट्रांसफर करवाने की आई तब गठबंधन की पोल पट्टी खुल गई। गठबंधन के लिए अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत की। जयंत चौधरी को साथ लिया तो राकेश टिकैत का आशीर्वाद भी मुफ्त में मिला। चाचा शिवपाल भी आए। राजभर से लेकर ममता बनर्जी तक सबके साथ गठबंधन का मसाला तैयार हुआ। लेकिन 2017 और 2019 की तरह इस बार भी अखिलेश का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है।
सपा ने इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए रालोद, सुभाषपा, महान दल, अपना दल कमेरावादी और प्रगतिशील मोर्चा से गठबंधन किया। सभी पार्टियों को सीटें भी दी गईं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक सपा का गठबंधन जनता को पसंद आता हुआ नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि सपा को इस बार भी नंबर 2 की पार्टी के तौर पर संतोष करना पड़ सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव का गठबंधन फार्मूला फेल होता नजर आ रहा है। इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कई मौकों पर साथ प्रचार करने भी पहुंचे थे। रैलियों में भीड़ भी काफी हुई थी, लेकिन दोनों पार्टियों का वोट आपस में कन्वर्ट नहीं हुआ। यही वजह थी कि सपा 2012 की तुलना में 2024 सीटों से 47 सीटों पर आ गई। वहीं कांग्रेस की सीटें 28 से कम होकर 7 ही रह गईं। 2017 में मिली हार से सबक न लेते हुए सपा ने 2019 लोकसभा में बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव और मायावती एक मंच से प्रचार भी करने पहुंचे थे, लेकिन सपा और बसपा का वोट आपस में कन्वर्ट होता नहीं दिखा। यही वजह थी कि सपा सिर्फ 5 जबकि बसपा 10 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 2014 की तुलना में बसपा को गठबंधन का फायदा मिला था। 2014 में बसपा का जहां खाता भी नहीं खुला था, वहीं उसे 2019 में गठबंधन के बल पर 10 सीटें मिल गई थी, जबकि सपा को कोई फायदा नहीं मिला था। सपा लगातार तीसरे चुनाव में गठबंधन के साथ उतरी, लेकिन एग्जिट पोल में सपा को इससे कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। 2017 और 2019 के नतीजे देखें तो साफ हो जाता है कि पार्टियां मतभेद भुलाकर साथ आ सकती हैं, लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं होते। 2012 में सपा को 29.2 और कांग्रेस को 11.6% वोट मिले थे। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थीं, लेकिन 2017 में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सपा को 22 और कांग्रेस को महज 6.3% वोट मिला। यानी दोनों पार्टियों का पूरा वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में सपा को 22.3 जबकि बसपा को 19.8% वोट मिला था। वहीं 2019 में जब दोनों साथ आकर लड़ी तो बसपा को 19.4 और सपा को 8.1% वोट शेयर मिला। यानी दोनों पार्टियों का वोट एक साथ गठबंधन को नहीं मिला। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म हुए और एग्जिट पोल्स आ गए। इन एग्जिट पोल्स को देखकर जहां भाजपा के हौसले बम बम हैं, वहीं जिसकी आशंका जताई जा रही थी वही होता हुआ भी दिख रहा है। तमाम बड़बोले नेता इस चुनाव में किनारे लग सकते हैं। इसी में से एक नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर विधानसभा में बुरी तरह फंसे हुए थे। टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल के अनुसार मौर्य फाजिल नगर सीट से चुनाव हार रहे हैं। फाजिल नगर से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जीत सकते हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे मौर्य की हार की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, क्योंकि हार के डर से मौर्य पहले अपनी परंपरागत सीट पडरौना छोड़कर भागे और फिर जब फाजिल नगर पहुंचे तो यहां भी उनकी तगड़ी घेराबंदी की गई। भाजपा ने पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को उतारा, तो मायावती के खिलाफ बदजुबानी करने वाले मौर्य के खिलाफ बसपा ने सपा के ही पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी को उतार मौर्य के सभी समीकरण ध्वस्त कर दिए। वहीं अब टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर भरोसा करें तो इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए विधानसभा की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर्फ 31 से 35% तक वोट शेयर मिल सकता है, जबकि भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को 38 से 41% तक वोट मिलने का अनुमान है। यदि एग्जिट पोल्स के नतीजे सही साबित होते हैं तो यह अखिलेश यादव और खुद मौर्य की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक चुनाव के पहले भाजपा छोड़ बहुत जोर शोर के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतर एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा सरकार वापसी कर रही है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 211 से 326 के बीच सीटें मिल सकती हैं और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 71 से 160 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि वास्तविक संख्या तो 10 मार्च को ही पता चलेगी, लेकिन एग्जिट पोल्स के अनुमान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के हौसले 7वें आसमान पर हैं। वहीं सपा कार्यकर्ता बेहद निराश हैं। लेकिन आम लोगों की दिलचस्पी कौन सरकार बनाएगा के साथ ही इस पर भी है कि तमाम बड़बोले नेताओं की स्थिति क्या रहेगी। वो चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे या तीसरे नंबर पर जाएंगे। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स विभाग ने अब सीधे सीधे आदित्य ठाकरे पर हाथ डाल दिया है। आईटी ने आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और अनिल परब के करीबियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। आईटी ने शिवसेना के पदाधिकारी और सीडी ट्रस्ट के सदस्य राहुल कनाल के घर पर छापेमारी की। आदित्य ठाकरे और अनिल परब पर शिकंजा कसता देख शिवसेना आपे से बाहर हो गई और महाराष्ट्र में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र पर अब इस तरह के हमले पहले भी होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस तरह से दुरुपयोग पहले भी किया गया है। यह बंगाल, आंध्र प्रदेश में हुआ और अब अगर महाराष्ट्र में चुनाव होना है तो यह यहाँ भी हो रहा है।
ये केंद्रीय एजेंसियां एक तरह से खुद बीजेपी के लिए प्रचार तंत्र बन गई हैं, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, महाराष्ट्र नहीं झुकेगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने ईडी के अफसरों और बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। पिछले दिनों भी आईटी ने बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स और शिवसेना नेताओं के घर पर दबिश दी थी। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद संजय राउत ने कहा कि हमारे लोगों पर अब ईडी को छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब तक बीएमसी का चुनाव नहीं हो जाता तब तक हर वार्ड में ईडी जाएगी। अब केंद्रीय एजेंसियों को यही काम रह गया है। पूरा देश जानना चाहता है कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ही छापेमारी क्यों करती हैं। संजय राउत ने कहा कि क्या किसी और राज्य में उन्हें कोई नहीं मिलता है? हमें पता है कि यह सरकार गिराने की साजिश की जा रही है। हमने 50 नाम दिए हैं और सबूत के साथ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ईडी और आईटी ये नहीं समझते कि कोई अगर इस तरीके की शिकायत करता है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस ईडी अधिकारियों की साठगांठ से आपराधिक सिंडिकेट और रंगदारी रैकेट की जांच शुरू करेगी। मेरी बात मानिए, ईडी के कुछ अफसर जेल भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईडी के कुछ अधिकारी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ईडी बीजेपी का एटीएम बन गया है और मैंने प्रधानमंत्री को इन अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली का रिकॉर्ड दिया है। ईडी अधिकारियों के गठजोड़ ठेकेदारों और डेवलपर्स और बिल्डरों से उगाही कर रहे हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए और एग्जिट पोल्स आए। इन एग्जिट पोल्स में पंजाब के लिए जो सूरत हाल बन रही है, उसके बाद कांग्रेस के खेमे में तगड़ी बेचैनी है। कांग्रेस में परिणाम के बाद के हालातों पर अभी से मंथन होने लगा है। अधिकतर एग्जिट पोल्स इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है और आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। इसीलिए कांग्रेस के खेमे में मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं अंदर खाने खबर है कि अगर पंजाब के परिणाम एग्जिट पोल्स के अनुरूप रहे तो हार का ठीकरा नवजोत सिंह सिद्धू के सर फोड़ा जा सकता है और इस तरह पंजाब के कांग्रेसी सीएम चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी साफ साफ बच जाएंगे। वहीं एग्जिट पोल्स के दिन चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय पर सन्नाटा पसरा दिखा और वहीं मनीष तिवारी जैसे नेता भी अब पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू पर हार का ठीकरा फोड़ने में जुटे हुए हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व ने भले ही रिजल्ट आने तक इंतजार की बात कही है, लेकिन स्टेट यूनिट पहले ही सिर फटोवल के मूड में है। एक तरफ एग्जिट पोल्स के बीच ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं सिद्धू प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान में व्यस्त थे। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद अपनी ही सीट पर फंसते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कई कांग्रेसी नेता उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं और उन्हें अभी से हार का जिम्मेदार बताया जाने लगा है। साफ है कि हार का पूरा ठीकरा एक तरह से सिद्धू के ही सर पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। जबकि खबरों के अनुसार पिछले दिनों पंजाब को लेकर टॉप लीडरशिप की एक मीटिंग हुई थी। इसमें 2 मुद्दों पर बात हुई थी कि यदि पंजाब में कांग्रेस हारती भी है तो चन्नी को प्रमुख चेहरे के तौर पर बनाए रखा जाएगा। इसकी वजह यह है कि दलित नेता होने के चलते पार्टी उनके जरिए यूपी, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत तमाम राज्यों में लाभ लेना चाहती है। दरअसल भाजपा इन राज्यों में दलित वोट बैंक हासिल करने की कोशिश में है। साफ है कि इस रणनीति में चरणजीत सिंह चन्नी जगह बनाते दिखते हैं। बहरहाल अब इशारा साफ है कि अगर पंजाब कांग्रेस हारती है तो सिद्धू के लिए राजनीति के दरवाजे बंद होने वाले हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही एग्जिट पोल्स आ गए। चुनावों के परिणाम भले ही 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। देश के सियासी तौर पर सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनने के आसार तो हैं ही। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव अपने गढ़ में भी पार्टी की इज्जत बचाते नहीं दिख रहे हैं। सपा के कथित गढ़ माने जाने वाले इलाकों में तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों की 62 सीटों पर वोट पड़े थे। इन इलाकों के अधिकतर जिलों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। यहां तक कि लोग इसे यादव लैंड भी कहते हैं। लेकिन एग्जिट पोल्स के सर्वे के अनुसार यहां भी भाजपा गठबंधन समाजवादी पार्टी गठबंधन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स में भाजपा गठबंधन को 62 सीटों में से 38 से 42 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं कुछ एग्जिट पोल्स ने तो भाजपा को 48 सीटें तक दी हैं, जबकि सपा गठबंधन को महज 16 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। गौरतलब यह भी है कि इसी इलाके की करहल सीट से खुद अखिलेश यादव भी उम्मीदवार हैं। इस इलाके में यादव, लोध, साक्य और मौर्य की अच्छी खासी तादाद बताई जाती है। इसे सपा संरक्षक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का भी गढ़ माना जाता रहा है। अब तक अधिकतर चुनावों में यहां से सपा को अच्छी खासी सीटें मिलती रही हैं, लेकिन अब की बार तस्वीर बिल्कुल जुदा है और सपा की हालत खराब। एग्जिट पोल्स के अनुसार तीसरे चरण में बीजेपी को 46%, सपा को 36%, बसपा को 13%, कांग्रेस को 3% और अन्य को 2% वोट शेयर मिल सकता है।
एग्जिट पोल्स के मुताबिक भाजपा गठबंधन ने पहले चरण से जो बढ़त बनाई वो अंतिम चरण तक कायम रहते हुए बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के पार ले जाती हुई दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी तमाम कोशिशों के बाद भी यूपी में सत्ता के आसपास भी नजर नहीं आ रही है। बहरहाल असली परिणाम तो 10 मार्च को पता चलेंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे समाजवादी पार्टी को बहुत अधिक खटकने वाले हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और एग्जिट पोल्स आ गए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने भाजपा सरकार की वापसी के आसार बताए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि एग्जिट पोल्स पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। राजभर का कहना है कि एग्जिट पोल्स कभी सही रहे ही नहीं। राजभर ने कहा कि 10 तारीख को सपा गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। 10 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स हमेशा चाय की दुकानों पर होता है जहां बीजेपी के समर्थक रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राजभर, चौहान, बिंद, गोंड, निषाद जैसे पिछड़े वर्ग का व्यक्ति वहां बीजेपी समर्थकों के आगे बोलता ही नहीं है। इसीलिए एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत मिलता रहा है, लेकिन जब परिणाम आए तो मामला उलट गया, या पहले भी कई बार हो चुका है और इस बार भी होगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर से जब उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के विवादित बयान पर सवाल पूछा गया तो राजभर ने कहा कि जब शरीर में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो 4 लोगों के बीच में कैसे समान विचारधारा हो सकती है। सत्ता में आएंगे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार में होंगे तो निर्णय हमको लेना है कि सरकार कैसे चलेगी। सुभाषपा मुखिया ने फिर से दोहराया कि 10 तारीख को 2 गाने बजेंगे। पहला होगा चल सन्यासी मंदिर में और दूसरा बजेगा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। गौरतलब है कि ओम प्रकाश राजभर पूरे यूपी चुनाव में अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा पाते रहे हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने योगी और मोदी सहित भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए चुनाव प्रचार किया है। राजभर खुद गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला भाजपा के कालीचरण राजभर और बसपा की सादाब फातिमा से था। चुनावी जानकारों का कहना है कि राजभर इस सीट पर बुरी तरह फंसे हुए हैं और वो चुनाव हार भी सकते हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुए और एग्जिट पोल्स आ गए। एग्जिट पोल्स के अनुसार योगी सरकार यूपी में वापसी कर रही है। वहीं अब एग्जिट पोल्स के नतीजे देखकर वास्तविक परिणाम आने से पहले ही विपक्षी दलों ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। साथ ही काउंटिंग में गड़बड़ी का अंदेशा भी जता दिया। 10 मार्च को काउंटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी को भी इसी का एक हिस्सा बताया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है और अब बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सूचना मिल रही थी कि मुख्यमंत्री के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां बीजेपी हारे वहां काउंटिंग स्लो करिए। यदि हम पिछला चुनाव देखें तो बीजेपी की जो जीत हुई 47 सीटें ऐसी हैं जहां 5000 से कम वोट का मार्जिन है। आज बनारस में देखने को मिला है ईवीएम ले जाई जा रही थी, 1 ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। यदि सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताए कि 2 गाड़ियां क्यों भागी। सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी के ईवीएम जा रही है? किसी वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम में रखा है तो बिना प्रत्याशियों को सूचना दिए मूव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अखिलेश ने वाराणसी, बरेली और सोनभद्र में ईवीएम और बैलेट पेपर गायब करने का आरोप लगाते हुए कहा ये उसी दिन घबरा गए जिस दिन अखबारों में आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। जमीन पर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी को लेकर कहा कि एग्जिट पोल्स से परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि बीजेपी जीत रही है ताकि चोरी भी करें तो पता ना लगे। चोरी हुई है, यदि हमने वोट दिया है तो मैं नौजवानों, किसानों और आम लोगों से कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अपने वोट को बचाएं। वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? यह लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए मैं अपनी पार्टी के लोगों से सच्चे ईमानदार सिपाही, अधिकारी, पत्रकार आगे आए और लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े हों। जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक नजर रखें। जहां मशीनें रखी हैं वहां किसी का आना जाना ना हो। या लोकतंत्र के लिए खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो वह करने जा रहा है। जितने एग्जिट पोल्स हुए हैं इसीलिए हुए हैं। अब ईवीएम पकड़ी गई हैं। अधिकारी कोई ना कोई बहाना बताएंगे कि हम इसलिए लिए जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं जा रही हैं? बनारस में घटना हुई है। बरेली में एक कचड़े की गाड़ी में सीलबंद 3 बक्से पकड़े गए हैं। एक में बैलेट पेपर था, करीब 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का मामला है, वहां भी बड़े पैमाने पर चीजें पकड़ी गईं। अब इस पर क्या सफाई देगी सरकार? अखिलेश आगे बोले कि यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरह आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह आपको और हमें क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के प्रहरी बनकर ईवीएम बचाएं। बहरहाल अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर साफ यही लगा कि उन्होंने अपनी हार मान ली है और अब सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाले हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।